आप सभी को जय हिंद, नमस्कार, राम राम। मेरा नाम है सौरभ सिंह चौहान और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल एकेडमिक्स में आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर क्लास 10th की मैथमेटिक्स और उसमें जो टॉपिक हम कर रहे हैं उसका नाम है वृत्त यानी कि सर्कल। वृत्त में हमने एक क्लास कर ली है, इंट्रोडक्शन पार्ट जो था वो कर चुके हैं हम। वृत्त से संबंधित कुछ चीजें, स्पर्श रेखा, जीवा, छेदक रेखा और इस तरीके की और बहुत सारी चीजें थी जिनको वृत्त को पढ़ने से पहले, उनकी प्रमेयों को पढ़ने से पहले उन चीजों को जानना जरूरी था। तो ऐसी सभी बातों को हम पिछली क्लास में देख चुके हैं। आज वाली क्लास में हम शुरू करेंगे सर्कल पर बेस्ड थ्योरम्स जो हैं। जितनी प्रमेय हमको पढ़नी है वृत्त की, उन प्रमेयों को हम इस क्लास में करेंगे। कोशिश करेंगे कि सारी की सारी प्रमेय आज वाली क्लास में हो जाएं, लेकिन अगर मान लीजिए कोई एक आध रह जाती है तो उनको फिर हम अगली क्लास में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। जहां तक आपने कल वाली क्लास में देखा था उसी के आगे हम चलेंगे। चलिए, ये है आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, पहली थ्योरम, जो भी आप कहें। ये प्रमेय है अपने आप में एक, और प्रमेयों को आप जानते हैं आपको सिद्ध करना रहता है। एक स्टेटमेंट दिया होता है, जो स्टेटमेंट होता है वो एक रूल होता है, एक नियम होता है। जैसे आप नियम के तहत, नियम की तरीके से उसे आप यूज कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उस नियम को पहले आपको सिद्ध करके दिखाना होता है, उसको प्रूव करके दिखाना होता है कि हाँ ये स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है वो मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स पर, गणितीय सिद्धांतों पर वो सही साबित हो जाए पहले, तभी आप उसको नियम की तरीके से प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो पहली प्रमेय जो है आपके आज की क्लास की, उसमें कहा गया है कि वृत्त की स्पर्श रेखा से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। अब ये बात जानते हैं आप जनरली, या हो सकता है आप ना जानते हो, आपको अभी तक ना पढ़ाया गया हो, क्योंकि पढ़ाने में आमतौर पे ऐसा लगता है कि, क्योंकि हम लोग जब पढ़ा रहे होते हैं तो नाइन्थ भी चल रहा है, 10th भी चल रहा है, 11th भी चल रहा है, 12th भी चल रहा है, तो कई बार चीज दिमाग से स्लिप हो जाती है, निकल जाती है कि आपको कौन सी चीजें पता होंगी, कौन सी चीजें आप पढ़ चुके हैं, कौन सी चीजें आपने नहीं पढ़ी। हो सकता है आपको ना पता हो, नहीं पता होगी कि थ्योरम अभी आई है तो आपको नहीं पता होगा। आज जान लीजिए, एक सर्कल अगर है, एक वृत्त अगर है, वृत्त के किसी भी बिंदु पर एक टेंजेंट लाइन आप खींच दीजिए, एक स्पर्श रेखा खींच दीजिए, तो जो स्पर्श बिंदु होगा, वृत्त के किसी बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींच दीजिए, तो इस स्पर्श बिंदु को वृत्त की त्रिज्या से मिलाने वाली रेखा जो होगी, सॉरी त्रिज्या से नहीं, वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा जो होगी, जिसे आप त्रिज्या कहते हैं, उस त्रिज्या और इस स्पर्श रेखा के बीच का कोण जो होता है वो 90 डिग्री होता है हमेशा। इस बात को आप याद रखिएगा। ये प्रमेय इसी नियम को स्थापित करेगी। ये प्रमेय जो है वो यही फॉर्मूला बना के तैयार करेगी। क्या फॉर्मूला? कि किसी वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण जो होता है वो हमेशा 90 डिग्री होता है, या ऐसे कह सकते हैं कि त्रिज्या जो होती है वो स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर सदैव लंबवत होती है, परपेंडिकुलर होती है। ठीक, ये चीज आपको प्रूव करनी है, ये नियम है, लेकिन पहले आप इस नियम को सिद्ध करेंगे। आप प्रूव करके दिखाएंगे कि किसी भी सर्कल की जो रेडियस होगी, उस सर्कल की रेडियस और टेंजेंट पॉइंट पर टेंजेंट लाइन के बीच का एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा, ऐसा आप प्रूव करिए। ठीक, तो चलिए आइए देखें किस तरीके से किया जाए। एक वृत्त बना लेंगे सबसे पहले। एक टेंजेंट लाइन खींच लेंगे, टेंजेंट लाइन हो गई। और क्या करेंगे? रेडियस को मिला देंगे, त्रिज्या मिला देंगे। ये सेंटर हुआ और यहां से ये लाइन आ गई,
तरीके से। ठीक है, नाम रख लीजिए इनके। ये सेंटर है आपका, तो इसको आप O कह दीजिए। ये टेंजेंट लाइन है, तो इसको भी आप कुछ कह दीजिए, इसको आप P कह दीजिए। टेंजेंट पॉइंट को जो है इसको P कह दीजिए। लाइन को आप MN कह दीजिए या AB कह दीजिए, कुछ भी कह दीजिए, जो नाम आपकी इच्छा हो रख लीजिए, MN कह दीजिए। ठीक, आपको प्रूव ये करना है कि OP जो है वो MN पर परपेंडिकुलर है, OP जो है वो AP पर OP MN पर लंब है, क्योंकि MN स्पर्श रेखा है, OP त्रिज्या है, तो OP त्रिज्या स्पर्श रेखा MN पर लंब है, परपेंडिकुलर है, ऐसा आपको प्रूव करना है। तो ऐसा प्रूव करने के लिए क्या करेंगे? ऐसा प्रूव करने के लिए आप आइए सॉल्यूशन पे। प्रूव में जब प्रमेय को आप सिद्ध करते हैं तो स्टेप्स क्या कहते हैं? स्टेप्स ये कहते हैं कि प्रमेय को प्रूव करने के लिए आप सबसे पहले एक हेडिंग बनाते हैं, ज्ञात है, वी नो दैट, ठीक है, या गिवन, क्या दिया गया है आपको। तो इस स्टेटमेंट में जो चीज आपको दे रखी है उसको आप ज्ञात है में लिख लेंगे। तो पहली हेडिंग आप क्या बनाएंगे? ज्ञात है यानी कि गिवन। क्या गिवन है? आपसे कहा गया है कि O केंद्र का एक वृत्त है जिसमें MN स्पर्श रेखा है और OP त्रिज्या है। इतनी चीजें हमें ज्ञात है। O केंद्र का एक वृत्त है OP त्रिज्या तथा बिंदु P पर MN स्पर्श रेखा है। यह हमें ज्ञात है, इतना पता है। तीन चीजें पता है, तीनों लिख ली। एक वृत्त पता है जिसका केंद्र O है, एक त्रिज्या पता है OP जो कि उस वृत्त की त्रिज्या है, और बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा MN है। तो ये इतना हमने बना लिया। अब ज्ञात है के बाद बारी आती है सिद्ध क्या करना है। तो अगली हेडिंग आप क्या बनाते हैं? अगली हेडिंग आप बनाते हैं सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध आपको यह करना है कि OP त्रिज्या जो है वो स्पर्श रेखा MN पर लंब होगी। आपको प्रूव करना है कि OP इज परपेंडिकुलर टू MN। तो ऐसा सिद्ध करने के लिए अगर आपको कोई रचना वगैरह करनी हो तो आप रचना कर लीजिए। अब देखिए, एक रचना आपको इसमें करनी पड़ेगी। क्या रचना करेंगे? रचना ये करेंगे, कि O से इस लाइन MN पर, देखिए O से MN को मिलाने वाली रेखा एक तो OP लिखी हुई है। इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि MN जो स्पर्श रेखा है, उस स्पर्श रेखा पर एक बिंदु P ऐसा है जो O से मिल रहा है। इसी रेखा MN पर एक पॉइंट और ऐसा आप लीजिए जिसको O से आप मिला सकते हो। कहीं भी ले लीजिए, यहां P के इधर ले लीजिए, P के इधर ले लीजिए, कहीं भी ले लीजिए। तो मान लिया हमने कि एक पॉइंट यहां पर हमने Q ले लिया और क्या किया, इसको ऐसे O से मिला दिया। ठीक है, ये जो है इस पॉइंट को हमने क्या मान लिया, Q।
स्पर्श रेखा MN पर एक बिंदु Q लेकर उसको O से मिलाया, ये हमने रचना की। तो इसको लिख लीजिए आप फटाक से। अगली हेडिंग क्या रहेगी? रचना। ये सभी प्रमेयों का स्ट्रक्चर यही होता है, सभी थ्योरम्स को प्रूव करने का जो स्ट्रक्चर होता है सॉल्यूशन का, वो यही होता है। रचना में हमने क्या किया? रचना में हमने स्पर्श रेखा MN पर एक बिंदु Q लिया तथा उसे O से मिलाया। ठीक, अगली हेडिंग क्या आ जाएगी आपकी? अगली हेडिंग आ जाएगी उपपत्ति। उपपत्ति यानी कि प्रूव। प्रूव में क्या लिखना है, इस बात को आप जरा ध्यान से समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। MN पर 2 पॉइंट्स आपने ले रखे हैं। MN पर एक बिंदु आपने P लिया हुआ है और दूसरा बिंदु आपने Q लिया हुआ है, और इन दोनों ही पॉइंट्स को आपने O से मिलाया हुआ है। जब इन दोनों पॉइंट्स को आपने O से मिलाया तो आपको 2 लाइंस मिली, एक OP मिली और एक OQ मिली। अब जरा ध्यान देकर बताइए, जो फिगर आपको दिख रहा है, इस फिगर को ध्यान से देख के बताइए कि OP और OQ में बड़ा कौन होगा। फिगर को देखकर अगर ना बताइए तो ऐसे ही सोच कर बताइए कि OP और OQ में बड़ा किसको होना चाहिए। ध्यान से समझिएगा, एक पॉइंट O है, एक पॉइंट ये आपका O है और दूसरा पॉइंट आपका P है। और इनकी खास बात दोनों बिंदुओं की क्या है? O जो है वो केंद्र है और P जो है वो वृत्त की परिधि पर स्थित एक बिंदु है। स्पर्श रेखा पर तो है, लेकिन स्पर्श रेखा के अलावा और P की क्या विशेषता है? दूसरी विशेषता यह है कि P पॉइंट जो है वो वृत्त की परिधि पर स्थित है। यानी अगर OP दूरी की बात करें हम, तो OP दूरी जो है वो केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी है। लेकिन P के अलावा जो दूसरा पॉइंट हमने लिया है वो पॉइंट क्या है? Q। और देखिए Q जो होगा वो हमेशा वृत्त की परिधि के बाहर होगा। क्यों बाहर होगा? क्योंकि ध्यान दीजिएगा, Q पॉइंट जो है वो आप MN रेखा पर ले रहे हैं और MN रेखा जो है वो वृत्त की स्पर्श रेखा है, और स्पर्श रेखा की परिभाषा ये कहती है कि वो रेखा वृत्त को किसी एक बिंदु पर ही स्पर्श करती है, और जिस बिंदु पर स्पर्श करती है उस बिंदु को पहले ही आपने P मान लिया है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि रेखा MN वृत्त, इस दिए गए वृत्त को केवल बिंदु P पर स्पर्श करेगी, इसके अलावा MN के जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे वृत्त से बाहर होंगे। ये बात क्लियर है? ठीक, नहीं क्लियर है तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं। क्योंकि रेखा MN जो है वो इस वृत्त की स्पर्श रेखा है, टेंजेंट लाइन है। स्पर्श रेखा की डेफिनेशन ये कहती है कि ऐसी रेखा जो वृत्त की परिधि को केवल एक बिंदु पर मिले। तो MN जो है वो जिस वृत्त की स्पर्श रेखा है, आपने पहले ही माना है कि स्पर्श रेखा कौन से बिंदु पर है? बिंदु P पर स्पर्श रेखा है। आपने पहले ही आपको सवाल में दे रखा है, आपने मान लिया है। तो क्योंकि स्पर्श रेखा वृत्त को एक ही बिंदु पर स्पर्श कर सकती है, उसके अलावा, या ऐसे भी कह सकते हैं कि स्पर्श रेखा पर जितने भी बिंदु होते हैं उनमें से कोई एक बिंदु ऐसा होता है जो वृत्त को छू रहा होता है, बाकी सारे के सारे बिंदु वृत्त को छुएंगे नहीं, वृत्त के बाहर होंगे। आधे बिंदु उस बिंदु के दूसरी तरफ होंगे, आधे बिंदु पहली तरफ होंगे। तो कहने का मतलब यह है कि MN अगर स्पर्श रेखा है तो MN स्पर्श रेखा MN का कोई एक पॉइंट वृत्त को स्पर्श करेगा और वृत्त पर स्थित होगा, जो जिस बिंदु पर वो स्पर्श करेगा, और वो बिंदु आपने P मान लिया है। तो यानी MN पर P एकमात्र ऐसा पॉइंट है जो वृत्त की परिधि पर है, क्योंकि P स्पर्श बिंदु है। इसके अलावा, P के अलावा जितने भी बिंदु होंगे उनमें से कोई भी बिंदु स्पर्श बिंदु नहीं हो सकता है, क्योंकि स्पर्श बिंदु केवल एक ही होता है।
और अगर स्पर्श बिंदु नहीं होगा तो फिर वो बिंदु वृत्त की परिधि पर भी नहीं होगा, क्योंकि स्पर्श बिंदु अगर होता तो परिधि और स्पर्श रेखा दोनों पर होता, लेकिन स्पर्श बिंदु एक हो सकता है केवल, और वो एक आपने P मान लिया है। तो P के अलावा Mn पर जितने भी बिंदु होंगे वो सारे के सारे बिंदु जो होंगे वो क्या होंगे, वो स्पर्श बिंदु नहीं हो सकते हैं। स्पर्श बिंदु अगर नहीं होंगे तो वृत्त की परिधि से वो बाहर होंगे, क्योंकि वृत्त की परिधि के अंदर तो चले नहीं जाएंगे, और रेखा Mn पर तो रहेंगे ही। तो रेखा Mn पर कहीं पर भी कोई पॉइंट ले लीजिए, वो पॉइंट हमेशा क्या होगा, परिधि से बाहर होगा। बात क्लियर? अगर परिधि से बाहर होगा, P के कितना भी नजदीक हो, लेकिन स्पर्श तो नहीं कर सकता, स्पर्श तो एक ही पॉइंट पर करेगी केवल। तो P के कितना भी नजदीक पॉइंट हो, लेकिन वो चाहे मिलीमीटर में हो, चाहे जितनी छोटी इकाई में दूरी का डिफरेंस हो, लेकिन वो वृत्त से होगा बाहर। ठीक है, चाहे 0.0001 mm वृत्त की परिधि से नीचे हो, लेकिन नीचे होगा, वृत्त की परिधि पर नहीं होगा। परिधि पर अगर होगा तो स्पर्श बिंदु बन जाएगा। स्पर्श बिंदु केवल एक संभव है बस, जो कि P आपने पहले ही मान लिया है। ठीक, तो कहने का मतलब क्योंकि स्पर्श बिंदु एक ही होगा P, तो इस P के अलावा जो दूसरा बिंदु आपने लिया है वो हमेशा परिधि से बाहर होगा। और परिधि से बाहर अगर कोई पॉइंट है तो आप ध्यान देकर बताइए, केंद्र को परिधि पर स्थित किसी बिंदु पर मिलाने वाली रेखा और एक बिंदु है परिधि से बाहर, तो इन दोनों में बड़ा कौन होगा? भाई केंद्र से परिधि तक आए हमको OP मिला। अगर OQ की बात करें तो OQ तक आने के लिए हमको पहले केंद्र से परिधि तक आना पड़ेगा और फिर परिधि के बाहर भी जाना पड़ेगा, थोड़ा सा, कितना भी कम जाना पड़े, लेकिन जाना तो पड़ेगा। तो कहने का मतलब यह है कि OP से OQ हमेशा बड़ा होगा। ये बात क्लियर है? और OQ का मतलब क्या है भी समझ लीजिए। OQ कोई एक लाइन नहीं है, Mn पर P के अलावा कोई भी पॉइंट आप ले लीजिए, कितने भी पॉइंट्स ले लीजिए, सबके लिए ये बात लागू होगी। P के अलावा जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे पॉइंट्स वृत्त की परिधि सर्कमफ्रेंस से बाहर होंगे, और अगर बाहर होंगे तो सारे के सारे पॉइंट्स को सेंटर से जब मिलाएंगे तो जो लाइन मिलेगी वो हमेशा OP से बड़ी होगी। ठीक, इस बात को ध्यान समझिएगा। तो मान लीजिए इस पर हम थोड़ा सा हाइपोथेटिकली नहीं, फिगर वहां पे उतना ही बनाएंगे। जैसे मान लीजिए ये पॉइंट P है और ये O है। अब जैसे यहां ये Mn है, अब जैसे हमने यहां पर एक पॉइंट Q माना है, वैसे आप बहुत सारे पॉइंट्स मान लीजिए। मान लीजिए हमने मान लिया ये A मान लिया, ये B मान लिया, ये C मान लिया, ये D मान लिया, ये E हो गया, F हो गया, G हो गया, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हो गए। इन बहुत सारे पॉइंट्स को ये Mn पर जितने भी पॉइंट्स आपने माने हैं, A B C D एंड सो ऑन, बहुत सारे एंड सो ऑन इनफाइनाइट, जितने चाहे उतने मान लीजिए। इन सारे पॉइंट्स में आप जानते हैं कि ये इकलौता P पॉइंट ऐसा है जो टेंजेंट पॉइंट है, जो स्पर्श बिंदु है। ठीक, इस P के अलावा, और अगर P टेंजेंट पॉइंट है तो P जो है वो वृत्त की P Mn पर तो है ही, इसके साथ साथ वो वृत्त की परिधि पर भी होगा, क्योंकि टेंजेंट पॉइंट है। और टेंजेंट पॉइंट केवल एक हो सकता है, इसका मतलब P के अलावा जितने भी पॉइंट्स आपने माने हैं वो सारे के सारे पॉइंट्स टेंजेंट पॉइंट्स नहीं हो सकते, स्पर्श बिंदु नहीं हो सकते हैं। और अगर वो स्पर्श बिंदु नहीं होंगे तो सारे के सारे पॉइंट्स वृत्त की परिधि से बाहर होंगे। इसका मतलब, और अगर वृत्त की परिधि से बाहर होंगे तो उन बिंदुओं को केंद्र से मिलाने वाली जो दूरियां होंगी वो हमेशा OP से ज्यादा होंगी। भाई अगर आप OD को मिलाएं तो देखिए OP जो है वो केंद्र से परिधि तक की दूरी है, और जब OD को आप मिलाएंगे तो D क्योंकि परिधि से बाहर है तो D पर पहुंचने के लिए आप क्या करेंगे, O से पहले परिधि तक जाएंगे और फिर परिधि के बाहर भी थोड़ा सा चलना पड़ेगा। तो यानी OD जो होगा वो OP से हमेशा बड़ा होगा, यानी OD जो होगा वो OP से हमेशा बड़ा होगा। इसी तरीके से अगर OC को मिलाएंगे तो C बाहर है और P जो है वो उसी पर है, तो OC जो होगा वो भी OP से बड़ा होगा। इसी तरीके से OB अगर मिलाएं तो OB जो होगा वो भी क्या होगा, OP से बड़ा। OE जो होगा वो भी क्या होगा, OP से बड़ा। तो इस तरीके से ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि किसी स्पर्श रेखा पर एक पॉइंट ऐसा होता है जो
स्पर्श बिंदु होता है जो परिधि पर स्थित होता है, उसके अलावा जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो सारे के सारे स्पर्श बिंदु नहीं हो सकते हैं, परिधि के बाहर होंगे। और अगर परिधि के बाहर होंगे तो उन सभी रेखाओं की लंबाई OP से हमेशा ज्यादा होगी, क्योंकि उन सभी बिंदुओं पर पहुंचने के लिए आपको हमेशा परिधि की सीमा को पार करना पड़ेगा, जो कि OP से बड़ा होगा। ठीक, अगर ये बात आपको समझ में आई है तो आप बस इसी बात को आप लैंग्वेज में जरा लिखेंगे और देखेंगे किस तरीके से आप इसको प्रूव कर ले जाते हैं। और ये जो बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स हमने बनाए थे, उन सारे पॉइंट्स को बनाने की जरूरत नहीं, कोई एक पॉइंट आप ले लीजिए बस। क्यों? जो ABCD एंड सो ऑन बहुत सारे पॉइंट अभी लिए गए थे, उन सबको बनाने की जरूरत नहीं है। उनकी जगह पर एक पॉइंट आप ले लीजिए Q, और बस किसी एक OQ को दिखा दीजिए कि वो OP से बड़ा है, और उसी के आधार पे हम प्रूव कर देंगे कि OP लंब MN है, और फिर ये कह देंगे कि इसी प्रकार MN पर Q की तरीके से कोई भी बिंदु आप ले लीजिए, हर बिंदु के लिए यही सिद्ध होगा कि स्पर्श बिंदु जो OP है उसके लिए OP और MN एक दूसरे के लंबवत होंगे। ऐसा हम कर सकते हैं। तो जो चीज हमने समझी उसको अब हम लोग लिखेंगे। कैसे लिखेंगे देखिए, लिखेंगे क्योंकि बिंदु Q वृत्त की परिधि के बाहर है। इस प्रमेय को ध्यान से समझिएगा कि अब जैसे इस प्रमेय को आप बुक में देखेंगे तो 4 लाइन में प्रूव है केवल, और हैं भी वही 4 लाइनें, लेकिन उन 4 लाइनों में जो कहानी है उसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा विस्तृत सोचना पड़ेगा। इसीलिए ऐसी थ्योरम्स में ज्यादा टाइम लगता है। जिन थ्योरम्स का डेरिवेशन आप बड़ा देखेंगे उनको डेराइव करने में कम टाइम लगेगा, क्योंकि उसमें फैक्चुअल डेरिवेशन है। यहां पर लिखा कम है लेकिन समझना आपको ज्यादा है, इसलिए इस पे थोड़ा समय भी लगेगा और आपको ध्यान भी देना पड़ेगा। बिंदु Q जो है वो वृत्त की परिधि के बाहर स्थित है, तथा बिंदु P जो कि स्पर्श बिंदु है परिधि पर होगा। इसलिए स्पष्ट है कि OQ इज ग्रेटर देन OP। क्योंकि Q बाहर है और P स्पर्श बिंदु है, परिधि पर ही है, तो जब बाहर वाले बिंदु को सेंटर से मिलाओगे तो जो लाइन की लंबाई मिलेगी वो सर्कमफ्रेंस पे अगर कोई पॉइंट होगा, परिधि पर अगर कोई पॉइंट होगा तो उसको मिलाने वाली रेखा से हमेशा उसकी लंबाई ज्यादा होगी। तो OQ जो होगा वो हमेशा OP से बड़ा होगा। और P के अलावा कोई भी पॉइंट आप ले लीजिए, जिसको आपने Q कहा, Q के अलावा इनफाइनाइटली कोई भी पॉइंट ले लीजिए, हर पॉइंट परिधि के बाहर होगा। और जब परिधि के बाहर होगा, कि स्पर्श बिंदु एक ही हो सकता है, परिधि के बाहर होगा तो उस बिंदु को O से मिलाने पर हमेशा आपको लेंथ जो होगी वो OP से ज्यादा ही मिलेगी, चाहे मिलीमीटर में ज्यादा मिले, चाहे 0.00 मिलीमीटर में बाहर ज्यादा मिले, लेकिन ज्यादा मिलेगी। तो OQ जो है वो OP से बड़ा हुआ। इस प्रकार आप ये कहेंगे कि MN पर P के अलावा जितने भी बिंदु होंगे उन सभी बिंदुओं को O से मिलाने वाले रेखाखंडों की लंबाई OP से सदैव ज्यादा होगी। इसी प्रकार स्पर्शी MN पर स्थित सभी MN पर स्थित MN पर P के अलावा स्पर्श बिंदु P के अलावा, इसी प्रकार स्पर्शी MN पर स्पर्श बिंदु P के अलावा सभी बिंदु
सभी बिंदुओं के लिए OQ इज ग्रेटर देन OP होगा। अर्थात इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि MN पर जितने भी पॉइंट्स आप लेंगे उन सारे पॉइंट्स को जब O से आप मिलाएंगे तो जितने रेखाखंड मिलेंगे उन सभी रेखाखंड, वो सारे रेखाखंड अगर OP से बड़े होंगे तो इसका मतलब आप कह सकते हैं कि सारे के सारे रेखाखंडों में सबसे छोटा रेखाखंड जो होगा वो क्या होगा? OP होगा। अर्थात सभी में सबसे छोटा रेखाखंड OP होगा। अब जरा एक बात समझिए आप, ये बात आपने प्रूव कर दी कि MN पर कोई भी पॉइंट आप लीजिए, हर पॉइंट को O से मिलाने पर जितने रेखाखंड मिलेंगे उन सारे रेखाखंडों में सबसे छोटा रेखाखंड जो होगा वो OP होगा। अब आप जरा ये बात सोच के बताइए कि जब MN पर आप कोई पॉइंट लेते हैं और उस पॉइंट को O से मिलाते हैं तो O से मिलाने पर जो रेखाखंड मिलता है वो रेखाखंड एक्चुअली क्या बताता है? वो रेखाखंड ये बताता है कि बिंदु O की इस रेखा MN के इस बिंदु से कितनी दूरी है। दूरी ही तो बताता है। यानी अगर Q को आप मिलाएं तो OQ जो है वो Q की दूरी को बताता है। P को अगर मिलाएं तो OP जो होगा वो P की दूरी को बताएगा O से। अगर यहां पर A कोई पॉइंट ले लीजिए और OA को मिलाइए तो OA जो होगा वो O से A की दूरी को बताएगा। और APQ ये सारे के सारे पॉइंट्स रेखा MN पर हैं, तो यानी ये सारे के सारे रेखाखंड, जितने भी रेखाखंड होंगे ये सारे के सारे रेखाखंड जो हैं वो O से MN स्पर्श रेखा की दूरी बता रहे हैं। और एक बात आप जानते हैं कि दूरी जो होती है वो हमेशा लंबवत ली जाती है। जो सबसे कम डिस्टेंस होती है वही एक्चुअल डिस्टेंस मानी जाती है। जैसे आपसे पूछा जाए कि दो स्थानों के बीच की दूरी अगर आपसे पूछी जाए, जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट A है और दूसरा ये पॉइंट A है और दूसरा पॉइंट ये क्या है? ये B है, और आपसे पूछा जाए इनके बीच की दूरी क्या है, तो इनके बीच की दूरी तो ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। ऐसे बहुत सारी दूरियां इनके बीच की हो सकती है। जिस रास्ते को आप अपनाएंगे वो सिर्फ वो दूरी हो सकती है। लेकिन एक्चुअल दूरी कौन सी मानी जाती है? एक्चुअल दूरी वो मानी जाती है जो इन दोनों रास्तों के बीच की सबसे कम डिस्टेंस होगी। जो सबसे कम डिस्टेंस होगी वही एक्चुअल दूरी होगी। और सबसे कम डिस्टेंस बताने वाली जो रेखा होती है वो हमेशा, सबसे कम डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा लंबवत दूरी जो होती है वही सबसे कम दूरी होती है। तो इसका मतलब MN के सभी बिंदुओं को O से मिलाने पर जितनी दूरियां आपको मिली, OA, OP, OQ एंड सो ऑन, इसमें जो सबसे कम डिस्टेंस होगा वो कैसा, वही एक्चुअल डिस्टेंस होगा। और सबसे कम डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा लंबवत डिस्टेंस होता है। सबसे कम दूरी जो होती है वो हमेशा कैसी होती है? लंबवत दूरी होती है। दो स्थानों के बीच में लंबवत दूरी से कम दूरी होना संभव नहीं है। ठीक है, अगर डिस्टेंस आप 90 डिग्री पे मेजर कर रहे हैं, नाप रहे हैं, तो उससे कम दूरी दो स्थानों के बीच की नहीं हो सकती है। तो क्योंकि MN पर जितने भी पॉइंट्स स्थित हैं उन सारे के सारे बिंदुओं की जो सारे के सारे बिंदु जो हैं वो दूरियां बता रहे हैं। इनमें सबसे कम दूरी क्योंकि OP है, और हम जानते हैं कि दूरी जो होती है वो हमेशा लंबवत होती है, तो OP जो है वो क्योंकि सबसे कम दूरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब OP जो है वो MN से लंबवत दूरी है। और अगर OP MN से लंबवत दूरी है तो इसका मतलब OP और MN एक दूसरे पर लंब होंगे। ठीक, इस बात को भी आपको लिखना है। अर्थात सभी में सबसे छोटा रेखाखंड OP होगा, और लिखेंगे सबसे छोटी दूरी सदैव लंबवत होती है, अतः OP भी MN से लंबवत दूरी को प्रदर्शित करेगा। अर्थात इसका मतलब क्या है
जब OP जो है वो MN से लंबवत दूरी को प्रदर्शित करेगा तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है OP लंब MN। तो इसमें कुछ ऐसा फैक्चुअल प्रूफ नहीं था, इसलिए थोड़ा सा आपको कठिन लग सकता है, लेकिन कठिन नहीं है अगर ध्यान से समझेंगे। पिछली बातों को अगर आप पिछली बातें आप समझते होंगे ये सारी चीजें कि दूरी हमेशा लंबवत ही होती है। क्योंकि दूरी लंबवत होती है, क्योंकि सबसे कम दूरी जो होती है वो लंबवत ही होती है।